नमस्कार दोस्तों, मैं आर मैक्सवेल आपका स्वागत करता हूँ मैक्सवेल स्टडी जोन में। और ज्योग्राफी यानी भूगोल की लेक्चर सीरीज़ में आज हम जो है भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय प्राकृतिक भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पर्वतीय क्षेत्रों को अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत के को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो प्रदेश है वो जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। आपकी सुविधा के लिए मैंने भारत का उत्तरी क्षेत्र का जो मानचित्र बना दिया है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये रहा, यहाँ पे ये आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, सिक्किम, और ये आपका पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तरी क्षेत्र हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला प्रदेश जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र पड़ता है। और ये क्षेत्र जो है सिंधु नदी से लेकर के आपके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पड़ता है। पूरा मुख्यतः इन्हीं के बीच में पड़ता है, थोड़ा सा इनके बियॉन्ड भी जाता है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई जानते हैं। इसकी जो पूरी लंबाई है लगभग जो है 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। और जो इसकी चौड़ाई है वो कम से कम 400 किलोमीटर से लेकर के कहीं कहीं पे 400 किलोमीटर है और कहीं कहीं पे 160 किलोमीटर तक है। यानी 400 से 160 किलोमीटर की चौड़ाई है और 2500 किलोमीटर की लंबाई है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि ये सिंधु नदी के क्षेत्र से लेकर के और ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के बीच का पूरा प्रदेश जो है उत्तर में हिमालय क्षेत्र पड़ता है। ये एक तलवार की आकृति, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये एक तलवार की तरह आपको लगेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये रहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एशिया में, पूरे एशिया में 6500 मीटर से ऊंची जो पर्वत श्रेणियां हैं वो 94 हैं। और इन 94 श्रेणियों में, नहीं 94 श्रेणियों में 92 जो पर्वत हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे। यानी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ऊंचा क्षेत्र है और कितना बृहद है, कितना विशाल है अपने आप में। तो हम सबसे पहले अब ये जानते हैं कि इसकी पूरा इसका लगभग क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा क्षेत्र। यानी ये पूरा का पूरा क्षेत्र लगभग 5 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। और अब हम जानते हैं कि अध्ययन की सुविधा में के अनुसार इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, हिमालय प्रदेशों को हम 2 तरह से पढ़ते हैं। पहला, हम नदियों के जो है आधार पर इनको डिवाइड करते हैं और इनको पढ़ते हैं। दूसरा जो है, हम इनकी ऊंचाई क्षेत्र और कुछ बेल्ट्स यानी पर्वत श्रेणियों के अनुसार जो है इनको डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी जो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होता है, वो नदियों के हिसाब से हम इनको बांट करके पढ़ते हैं। यानी 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, इस हिसाब से बांटते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है पंजाब हिमालय आता है। पंजाब हिमालय क्या होता है, ये सिंधु नदी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सिंधु नदी है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। और सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। उसके बाद जो है सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के, यानी तिस्ता नदी सिक्किम में बहती है, तो तिस्ता नदी और काली नदी इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तिस्ता नदी और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको पटकाई बूम श्रेणी बोलते हैं। इसमें ये पूर्वोत्तर आ जाता है। इसमें पटकाई बूम श्रेणी भी है, मणिपुर भी है, गारो खासी जयंतिका जो है पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। और फिर इसके थोड़ा सा आगे हम बियॉन्ड जाएं तो अराकान श्रेणी आ जाती है, जो कि म्यांमार में पड़ती है। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं वो भी हिमालय के ही पार्ट होते हैं, हिमालय के ही भाग हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उत्तरी हिमालय, उसको हम सबसे पहले जो है नदी क्षेत्रों में बांटते हैं। और अब नदी क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी मुख्य श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहला आपका यही है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। पंजाब हिमालय में मुख्य रूप से जो है आपका सबसे ऊपर जो आता है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और देखिए ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के उत्तर में जो है वो आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी पड़ता है और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी पड़ता है। यानी लद्दाख और जास्कर के बीच में आपकी सिंधु नदी होकर बहती है। और यहाँ पर जो भी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं ये बहुत नुकीली होती हैं। यानी पूरे विश्व की सबसे जो है नुकीली ढाल वाली पर्वत भी यहीं पाया जाता है, जिसका नाम है राकापोशी। ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत ऊंचाई वाले पर्वत तो नहीं हैं,
अपेक्षाकृत जो है बृहद हिमालय यानी नेपाली क्षेत्र के। लेकिन यहाँ पर जो है नुकीली पर्वतश्रेणियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और आपको एक बात बहुत जान करके इंटरेस्टिंग होगी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन राकापोशी पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने में कहीं ज़्यादा लोग चढ़े हुए हैं अगर हम कंपैरिजन करें तो राकापोशी की तुलना में। तो राकापोशी यहाँ पर पाई जाने वाली विश्व की सबसे नुकीली पर्वत जो है विश्व की सबसे नुकीली ढाल वाली पर्वत है राकापोशी, जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। सिंधु नदी के ये जो सिंधु नदी है इसके दक्षिण में जो है ये जास्कर पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इसके नीचे पूरा जो पंजाबी क्षेत्र है, पंजाब हिमालय क्षेत्र है, ये क्षेत्र सब पूरी दुनिया में यानी पूरे विश्व में जाना जाता है अपनी जाफरान की खेती के लिए। यानी यहाँ केसर की खेती बहुत बढ़िया होती है। इसको जो है जाफरान खेती क्षेत्र भी बोलते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा। थोड़ा हम अगर नीचे आते हैं तो यहाँ दो श्रेणियाँ पाई जाती हैं, एक पीर पंजाब श्रृंखला और एक धौलाधर श्रेणी। और इन्हीं के बीच में कुल्लू की घाटी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के बीच में कुल्लू की घाटी पाई जाती है और यहाँ से ही हिमाचल प्रदेश का जो राज्य है वो स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब अगर हम नीचे आते हैं और हम नीचे अगर ध्यान दें, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि काराकोरम श्रेणी में ही जो है भारत का जो सबसे ऊंचा जो है पर्वत है वो K2 यानी गार्डन आस्टिन पाया जाता है, जिसकी जो लंबाई जो ऊंचाई है उसकी 8,611 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। वो काराकोरम श्रेणी में ही पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे और यहाँ सतलज और काली नदी नेपाल में से होते हुए काली नदी बहती है। तो सतलज और काली नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। और यहाँ पर जो है जितने भी हमारे जो तीर्थ स्थल है, जैसे कि आपका बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, नंदा देवी हुआ, शिवालिक पर्वत श्रृंखला यहीं पे पाई जाती है। और यहाँ से ही जो है गंगा और यमुना जैसी जो सबसे बड़ी नदियाँ हैं उत्तर भारत की वो निकलती हैं, उनका उद्गम स्थल भी यहीं पे पाया जाता है। तो ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो है इंडिया का पर्सपेक्टिव से। अब हम आते हैं नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय जो है ये क्षेत्र जो है वो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पाई जाती है, बहुत बड़ा है। और यही कारण है कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग और बता दूंगा कि भारत की तरफ जो ये जो पर्वत पाए जाते हैं वो कनकेव हैं, यानी इस तरह से उभरे हुए हैं। लेकिन अगर हम तिब्बत की तरफ से ध्यान दें तो वो बिल्कुल अवतल हैं, बिल्कुल अवतल हैं। तो एक तरफ से तो कन्वेक्टिव हैं और एक तरफ से कन्वेक्स हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक तरह से भारत के लिए एक किले का काम करता है हिमालय पर्वत, जिसकी वजह से आज भी चीन यानी भारत के उत्तर में चीन पाया जाता है। चीन की सभ्यता भारत की सभ्यता से कभी मिल नहीं पाई, सिर्फ और सिर्फ हिमालय के कारण। और ना ही कभी चीन के क्षेत्र से भारत पर बहुत बड़ा हमला हुआ। और इसीलिए यहाँ पर दो अलग अलग सभ्यताएं जो है पैदा भी हुई और पली भी और बढ़ी भी। यहाँ दक्षिण में भारत की सभ्यता और उत्तर में चीन की सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत का बहुत ज़्यादा भौगोलिक महत्व भी है। उसके बाद हाँ, हम नेपाल जो है श्रेणी यानी नेपाल हिमालय क्षेत्र को पढ़ रहे थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये आपके 5 पर्वत माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनका क्रम पूछा जाता है पूरब से पश्चिम की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम पूरब में बात करें तो कंचनजंगा है, उसके बाद मकालू पर्वत श्रेणी है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर्वत है। इसको नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत है और उसके बाद धौलागिरी है। हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि मैथ, यानी कि कंचनजंगा पूर्व की तरफ से, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो इस तरह से जो है ये आपका नेपाल हिमालय खत्म हो जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा और पूरब की तरफ जाएं तो यहाँ पे तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र पाया जाता है जिसको पटकाऊ भूमि श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है नामचा बरवा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है नामचा बरवा क्षेत्र। और यहाँ इसके साउथ में यानी थोड़ा दक्षिण में पटकाई भूमि की श्रेणियाँ हैं। और थोड़ा हम और नीचे आते हैं तो मणिपुर की श्रेणियाँ शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर लुसाई, थोड़ा और नीचे लुसाई पर्वत पड़ता है। और मेघालय में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनजातियाँ भी इन्हीं पर्वत श्रेणियों के चारों तरफ पाई जाती हैं जो इन्हीं के नाम पे जानी जाती हैं।
गारो खासी और जयंतिका पर्वत है, और वहाँ पर गारो खासी जयंतिका जनजाति गारो खासी जनजाति पाई जाती है। ये मेघालय में स्थित है। इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हम देखें जो क्षेत्र है वो अराकान श्रेणी हो जाता है। अराकान वो म्यांमार में चला जाता है, और उसी का ही कुछ भाग जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र पढ़ लिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ध्यान रखिएगा इसकी जो लंबाई है, माफ करिएगा ऊंचाई है 8,848 मीटर है। तो ये याद रखिएगा। गार्डविन आस्टिन यानी जो है इसकी पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है 8,611 है, ये दोनों याद रखिएगा। बाकी आपने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बारे में जान लिया। आपने पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और जो है पटकाई बूम श्रेणियों को भी अच्छी तरह से जान लिया। नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम हिमालय का जो है वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन वो हम ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय इस श्रेणियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी इनकी ऊंचाई, इनके ढाल और कुछ प्राकृतिक प्रदेश और पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है, वो अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम उत्तर के विशाल मैदान में चले जाएंगे। लेकिन अगली श्रेणी में हम थोड़ा दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, पासेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, वो किन शहरों को जोड़ते हैं आपस में, और उनका क्या महत्व है, उनका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है और उनका भौगोलिक क्या महत्व है। तो इसी के साथ मैं लेक्चर एंड करता हूँ। थैंक्स सो मच, थैंक यू वेरी मच एंड हैव नाइस डे।